कभी न मरना, लेखिका शारदा लाल। और शारदा मैम के बारे में या अपनी किसी भी लेखिका के बारे में मैंने परसों ये बात कही थी कि गागर में सागर भरने जैसा होता है जब हम अपनी सम्मानित लेखिकाओं के बारे में बात करते हैं। तो शारदा लाल मैम के बारे में बात करना शुरू करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगा है आज मैम के बारे में बात करते हुए, क्योंकि आकाशवाणी लखनऊ में उनके सानिध्य में रहकर बहुत कुछ सीखा मैंने भी और यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने। तो शारदा लाल मैम प्रसारण सेवा में लगभग 30 वर्षों का अनुभव रहा इनको। उत्तर प्रदेश के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों पर काम करने का भी अनुभव है। कॉमर्शियल ब्रॉडकास्ट की शुरुआत आकाशवाणी कानपुर से करी आपने। 1963 में हुई थी इस केंद्र की शुरुआत और शारदा लाल मैम की उद्घोषणा से हुई थी। पहली महिला अनाउंसर भी थी। ज्यादातर समय आपने आकाशवाणी लखनऊ में गुजारा और प्रदेश के बहुत सारे जिलों में जाकर वहाँ के सुदूरतम गांवों में भी पहुंचकर आकाशवाणी की ओर से लोगों से बातचीत करी, रिकॉर्डिंग्स करी और उसके अलावा बहुत से कार्यक्रमों का प्रसारण भी हुआ। महिला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण भी करती है। जिलों में जाकर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष कवि सम्मेलन, मुशायरा, नौटंकी इत्यादि का भी प्रस्तुतिकरण किया। और जनाब कुमार बाराबंकी साहब, एक बहुत बड़ा नाम शायरी में, वो इनको अपनी बहन माना करते हैं। केंद्र पर हिंदी पखवाड़ा मनाए जाने पर श्रेष्ठ लेखिका का सम्मान भी मिला आपको। रेडियो की यात्रा शारदा मैम की बहुत लंबी है। कार्यक्रम अधिशासी के पद से अवकाश प्राप्त किया आपने और उसके बाद अगर मैं इनके लेखन की बात करूं तो फिर बहुत लंबी यात्रा है। लेखन की शुरुआत यात्रा वृत्तांत से हुई। कई धार्मिक स्थलों का जो विवरण था वो आपने लिखा। यदा कदा स्थानांतरित पत्रिकाओं में छपा भी और यूक्रेन की यात्रा करने का भी अवसर मिला। ये यात्रा मेहरुन्निसा परवेज द्वारा प्रकाशित समर लोक पत्रिका में छापी गई। ये यात्रा 2016 में संपन्न हुई और इस बीच इनके लेखन को गति भी मिलती रही। अवकाश प्राप्त करने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि अवकाश प्राप्त कर लिया, कार्य चलता रहा। तुरंत ही साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था अभिव्यक्ति से जुड़ गई और कालांतर में वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष का पद भी संभाला। इसी बीच में कादम्बरी क्लब से भी जुड़ गई। लखनऊ में रहने वाले बेगम अख्तर से अछूते नहीं रहते। शारदा मैम ने कुछ और भी ज्यादा काम किया बेगम अख्तर के जीवन पर। कुछ संस्मरण जो उन्होंने एकत्र किए और भोपाल की पत्रिका में उनको प्रकाशन भी हुआ उनका। बेगम अख्तर की कुछ दुर्लभ गजलों को भी पत्रिका में स्थान दिया गया। और इसके साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्तित्व जब लखनऊ का जिक्र आता है तो उनका जिक्र जरूर होता है। और मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत जब करी थी तो योगेश प्रवीण जी के शेर से करी थी। तो शारदा मैम योगेश प्रवीण जी के व्यक्तित्व से हमेशा बहुत प्रभावित रही। उनका एक लंबा साक्षात्कार भी लिया जो कई जगह प्रकाशित हुआ। अगर मैं कुछ रचनाओं की बात करूँ, उनका नाम तो कहानी संग्रह में तुम्हारा नाम क्या है, छूने दो आकाश, अशेष संवाद, लाल फूल सफेद फूल और मशहूर शायर जनाब कृष्ण बिहारी नून पर भी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, नून का नून। दो कविता संग्रह भी है, हंसो मत रानी, ऐसा मेरा मन। और इसके अलावा सम्मान भी है। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था अभिव्यक्ति द्वारा वाग्देवी श्री सम्मान 2017 में, महिला सशक्तिकरण सम्मान 2018 में और कथा लेखिका सम्मान साहित्य गंधा 2018 में। तो ये है फिर से कागज में सागर करने वाली बात। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। रावण तुम कभी न मरना, लेखिका शारदा लाल। नमस्कार, मैं शैलेश श्रीवास्तव। कहानी रावण तुम कभी न मरना, लेखिका शारदा लाल।
किसी भी इलाके की पहचान वहां के रहने वालों से होती है। मध्यवर्गीय परिवारों के घर इस इलाके में बेतरतीब छितराए हैं। इस बस्ती में असलम का घर कुछ खास है। असलम का घर असलम के नाम से नहीं जाना जाता है। हाँ, अगर कोई ये पूछे कि भाई रावण का घर कौन सा है, तो उसे फौरन असलम के घर पहुंचा दिया जाएगा। इस बस्ती का बच्चा बच्चा असलम का घर जानता है। साल में एक बार असलम की कमाई इतनी हो जाती है कि वो अपने बाल बच्चों का पेट आसानी से पाल लेता है और थोड़ा बहुत वो बचत भी कर लेता है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से असलम के घर उदासी छाई हुई। बच्चे घर में शोर भी नहीं बचाते और उसकी पत्नी तो जैसे एकदम चुप हो गई है। पूरे वक्त उसकी नजरें दरवाजे से चिपकी रहती हैं। जरा सी आहट होने पर वो चौंक उठती है। असलम की पत्नी रूही, वो अपनी समस्या का डटकर मुकाबला करने में जुटी थी, पर धीरे धीरे उसका धैर्य भी जवाब देता जा रहा था। रूही को आज की रात इतनी लंबी क्यों लग रही है? कभी इस करवट तो कभी उस करवट, उसे किसी तरह चैन ही नहीं आ रहा था। बगल की खाट पर दोनों बच्चे बेफिक्रे होकर सो रहे थे। रूही को लगा कि अभी उजास टूटने में देर है, नींद को ना आना था ना आई। वो बार बार मन में दोहराती, अब तक तो असलम को आ ही जाना चाहिए था। असलम को शहर गए पूरे 15 दिन हो गए थे और उसका कहीं पता न था। रूही का हर दिन पहाड़ सा भारी होता जा रहा था। कमाल की दुनिया चांदनी छत से उतरकर अब छोटे से टुकड़े में पसर गई थी आंगन के। रूही टुकुर टुकुर उस चांदनी को धीरे धीरे सरकते देखती रही। रूही के दिमाग में बुरा ही बुरा घूम रहा था। वो बार बार अपनी चिंताओं को छटकती, पर अपनी कमजोरी पर वो काबू नहीं पा रही थी। उधर असलम साल भर तक न जाने क्या क्या इकट्ठा करता रहता। बांस, खपच्ची, कागज, तागा, गोंद, पटाखे और न जाने क्या क्या। और फिर दशहरे से 1 हफ्ता पहले वो शहर चला जाता, तरह तरह के पटाखे बनाता, शोर करने वाले, रोशनी करने वाले और सितारे चमकने वाले। बच्चे उसके पटाखों को खूब पसंद करते थे, पर इस बार तो असलम ने कमाल ही कर दिया। रावण के बहुत बड़े बड़े पुतले बनाए थे और बनाए थे छोटे पुतले, जिसको उसने नाम दिया था कंप्यूटर रावण। इसे जलाने पर अद्भुत रोशनी और विचित्र प्रकार के पटाखे छूटते थे, जो एक खास क्रम और अंतराल में रोशनी बिखेरते। कस्बे के बच्चों को असलम ने बड़े चाव से नया रावण दिखाया था। असलम को दशहरे का बड़ा इंतजार रहता। वो सोचता यही तो समय है कुछ कमाने का। रूही भी जाने क्या क्या सोचती जा रही थी। वो सोचने लगी, वो और असलम बड़ी प्रार्थना करते थे, रावण तुम इसी तरह हर साल आते रहना, अरे तुम ही तो हमारा सहारा हो। पर इस बार जाने क्या हो गया। दशहरे को गुजरे 7-8 दिन हो गए, अब तक असलम को घर आ जाना चाहिए था। रूही कुछ सोच नहीं पा रही थी कि वो किससे जाकर अपनी पीड़ा को बताए। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो? रूही सूखे पत्ते की तरह कांप उठी। 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ कहां क्या करेगी, कौन उसकी मदद करेगा? खैर धीरे से रूही खाट से उठी, बाहर आई। ओस नहाई रात की ठंडक रूही को भीतर तक कपा गई। सोचती सोचती वो दरवाजे पर खड़ी हुई। सामने पड़ोसन का दरवाजा खुला देख रूही धीरे से बोली, दीदी आज
आज बहुत जल्दी उठ गई, क्या करूं, नींद नहीं आ रही रहा, सुबेरा हो मैं थोड़े देर बाकी रहा तो सोचा का है ना आंगने बाहर लूं। अरे हाँ, वो असलम आवा कि नहीं? अरे तू रोए काहे रही है, अपन मन ठीक कर रही। आज रावण को चले पूरे 10 दिन हो गए दीदी, अब तक तो नहीं आ जाना चाहिए था। अरे शाम ना हो, आजकल में आए जी हैं, और हाँ बता खरीदारी भी तो करे का होई, और तू परेशान ना हो, हम हैं ना तुम्हारे पास, तो मैं ठीक हो। वो दिन बीत गया, लेकिन असलम घर नहीं लौटा। आज सुबह से ही रूही की सूखी वीरान आंखें गली के मोड़ से चिपकी हुई है। रूही सोचती, ऐसा नहीं हो सकता कि असलम के बनाए हुए रावण के पुतले ना बिके। तब उसे घर पहुंचने में क्यों देर हो रही है? रावण, तुम ही बताओ मेरा असलम कहाँ है? कहाँ है मेरा असलम? तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम हो तो असलम है, मैं हूं मेरे बच्चे। तुम हर साल मरते हो और मेरा घर भर जाते हो, अब जाके मेरे घर में रोटियां पकती है, अगले साल फिर आ जाते हो, लोग तुम्हें न जाने क्या क्या कहते हैं। रावण, मैं तो तुम्हारी कर्जदार हूं, तुमने ही असलम के हाथों को इतना अच्छा हुनर बख्शा है कि वो इतने अच्छे पुतले बनाता है। रूही के सब्र का बांध टूटने को था। इंतजार का एक हफ्ता और बीत गया। अरे इस कस्बे में एक ऐसा तो घर है जहां जाकर वो अपना दुख कह सकती थी, मगर उसके दरवाजे तो वर्षों पहले उसके और उसके परिवार के लिए बंद हो चुके थे। जमीन के हिस्से के विवाद को लेकर दो परिवारों में वर्षों से दुश्मनी की दीवारें खड़ी कर दी गई थी। असलम के ताया मर रहे, उसकी मां नहीं रही, पर ये बुजुर्ग विरासत में अपनी दुश्मनी अगली पीढ़ी को सौंप रहे थे। रूही रात भर अपने आप से जूझती रही। अरे उसका क्या दोष है, असलम की क्या गलती है? इस दुश्मनी को आखिर तोड़ेगा कौन? इस दुश्मनी को उसके अपने बच्चे खोए, ये उसे मंजूर नहीं था। सारी रात रूही रिश्तों की उठा पटक में अपने दिल और दिमाग को खपाती रही। सुबह होते होते आखिर रूही ने एक फैसला कर ही डाला। ये बात अलग है कि आज मैं मजबूरियों से घिरी हुई हूं, लेकिन हो सकता है कि इन बंद दरवाजों को खोलने से शायद कोई नया रास्ता मिल जाए। रूही बहुत दूर तक सोच रही थी, मगर उसके सब्र का बांध टूटने को था। उसका दिल कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए, आंसुओं का दरिया उसको डुबोने पर आता था। आंसुओं का आवेग जब थोड़ा कम हुआ, तब रूही को बहुत हल्का महसूस हुआ। हाथ मुंह धोकर, बच्चों को घर में छोड़कर, दरवाजे की सांकल चढ़ाकर उसने पड़ोसन को बताया कि वो अपने रिश्ते में जा रही है और निकल पड़े उसके पांव उन रास्तों पर जहां वर्षों से वो नहीं गुजरी थी। रूही एक दरवाजे पर रुकी। दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाने से पहले उसने अपने आप को संभाला, खुद से सवाल किया, क्या मैं ये ठीक कर रही हूं? रूही के दिल की गहराई से एक आवाज आई, क्यों? इसमें खराबी क्या है? बुजुर्गों ने जो खाई बनाई थी उसे बच्चे ही तो काटेंगे। इस दुश्मनी को आखिर अगली पीढ़ी क्यों छोड़े और किस लिए छोड़े?
ऐसा जरूरी फैसला ये क्षण टलने न पाए। इस उद्देश्य से रूही ने जोर से कुंडी खड़खड़ाई। इंतजार का एक एक पल रूही को भारी पड़ रहा था। कहीं मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तू, तब मैं क्या करूंगी। लेकिन तभी दरवाजा खुला। सामने था आरिफ, गठीले शरीर का, बड़ी बड़ी आंखों वाला आरिफ। जाने कितने वर्षों बाद वो आरिफ को देख रही थी। आरिफ की आंखें भी फटी की फटी रह गई। हैरत के मारे आरिफ के मुंह से शब्द नहीं निकल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? आप रूही भाभी? आरिफ हो ना? भाभी मैं आरिफ हूँ। अरे अमीना सुनती हो? देखो कौन है भाभी। अब बाहर में खड़ी आमद रही नहीं। आइए। धड़कते दिल से रूही ने दरवाजे के भीतर कदम रखा। बरसों पुरानी बातें उसके जिस्म से जैसे लिपट सी गई। वो जो पुरानी बातों को अपने आप से अलग करने की कोशिश करती, क्यों वो सारी बातें उसके जिस्म से लिपटती जाती। बड़ी अम्मा की शक्ल आंखों में घूम गई। दुश्मनी निभाने की बेहिसाब फसलें इस आंगन में खाई गई थी, और दो हंसते खेलते परिवार दुश्मनी निभाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए थे। साल दर साल गुजरते चले गए। अदावत और दुश्मनी का पेड़ खूब बड़ा हो गया था। बड़े बुजुर्ग चले गए थे। हम उस आंगन में बच्चों की वो खेल खेल रही थी जिसे इस अलगाव के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। रूही ने सोचा, ये सब कैसे हो गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यूं इस आंगन में खड़ी हूंगी। रूही ने खुद को संभाला। आरिफ की पत्नी अमीना ने रूही का हाथ पकड़कर बैठाया। अमीना के स्पर्श से रूही कहीं न कहीं काम उठी। आत्मीयता का यह स्पर्श कितना ज्यादा पहचाना है। अमीना से तो वो पहली बार मिली है। रूही फिर डगमगाई। उसके लफ्ज कांपने लगे। उसके आंसू जैसे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बरसों पुरानी जमी रिश्तों की बर्फ आरिफ और अमीना की मोहब्बत की गर्माहट से पिघलने को बेताब थी। आंसुओं के बीच बीच में रोती हुई रूही बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। बरसों पुरानी बातों को किनारे करके मोहब्बत का दामन थामते हुए रूही ने असलम का हाल बताया। आरिफ ने रूही को तसल्ली दी और अमीना से कहा, देखो भाभी, तो हमने बच्चों का ख्याल रखो। मेरे शहर के आने तक आप सब यहीं रहेंगे। मुझे अभी इसी वक्त निकलना होगा। रूही ने दिल से एक पत्थर हट गया। पुरानी बातों का बोझ उतर गया। असलम की खबर पाने की छटपटाहट वो बेचैन थी। आरिफ चल पड़ा शहर की ओर। उधर आरिफ शहर की खाक छानना शुरू कर दिया। जहां जहां शहर में रावण फूका जाता था, हर जगह जाकर वहां का हाल किया। तभी आरिफ को पता लगा कुछ शरारतों की वजह से एक जगह दंगा भड़क गया था। एंड दशहरे वाले दिन शहर का एक बड़ा हिस्सा दंगे की चपेट में आ गया था। शक की बुनियाद पर काफी लोग हिरासत में ये लिए गए थे। फिर भी छानबीन करते करते आरिफ असलम तक पहुंच ही गया। असलम और आरिफ दोनों आमने सामने थे। असलम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो हथेलियों से आंखें बनता और देखता, अरे ये तो मेरा भाई आरिफ है, मेरा सगा चचेरा भाई, वही भाई जो वर्षों पहले बिछड़ गया था। कितना बड़ा हो गया है। फटी फटी आंखों से असलम बदहवास सा आरिफ को घूरे चला जा रहा था।
असलम, तुम यहाँ? मैं तुम्हारा भाई मारे भाई हैरान हो। वक्त पे हम दोनों भाइयों को इस वक्त पे लाकर खड़ा कर दिया कि आखिर इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही, लेकिन सच यही है मेरे भाई कि मैं तुम्हारा छोटा भाई आरिफ और तुम मेरे भाई असलम। असलम, तुम कहाँ रह गए थे यार? भाभी का रो रो के बुरा हाल है। ये तो गाँव के ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे खुदा की सारी बातें बताई, वरना तो मैं तुम तक कभी पहुंच ही ना पाता। क्या करूं मेरे भाई, रास्ते में दंगा हो गया और उस दंगे में मैं फंस गया। पुलिस वालों ने सोचा कि मैं भी उसमें शामिल था, तो उन्होंने मुझे उठाकर जेल में डाल दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। काफी समय बीत गया कानूनी कार्रवाई में। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने मुझे निर्दोष जानकर छोड़ दिया, वरना मैं तुम्हें आज नहीं मिल पाता। अभी अभी आया, समझ में नहीं आता आखिर लोग क्यों अपना घर बार छोड़कर इन दंगे फसादों में लगे रहते हैं। कौन इन्हें उकसाता है, कौन इन्हें पैसा देता है सब करने के लिए, कौन इन्हें देता है? ये सब बातें छोड़ो मेरे भाई, पहले घर चल। मैंने रूही भाभी को वादा किया था कि तुम्हें जल्द से जल्द घर लेके लौटूंगा। चल चलो चल मेरे। आरिफ इस खुशी के लिए देर नहीं करना चाहता। वो चाहता था कि जल्द से जल्द असलम को हम भाभी तक लेकर जाएं। उधर रूही असलम के इंतजार में, असलम की याद में रात के अंधेरे में अपनी आंखें गड़ाई हुई थी। अमीना नींद में थी। रूही को लगा दरवाजे पर कोई है, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। रूही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुंडी खड़की, अमीना हड़बड़ा कर उठी। दरवाजे पर पहुंचते ही आरिफ की आवाज सुनाई दी। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए असलम और आरिफ सामने खड़े थे। रूही स्तब्ध थी। रूही स्तब्ध खड़ी उन दोनों को निहारती रही। क्या कहे वो सोच नहीं पा रही थी। उसका कंठ जैसे सूख सा गया था। वो सोच नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। कृतज्ञता के दो शब्द आरिफ के लिए उसे ढूंढे नहीं मिल रहे थे, लेकिन किसी भी तरह रूही ने मन ही मन कहा, मैं तुम्हारी कर्जदार हूं। तुम यूं ही हर साल आते रहना और कभी न मरना। हो सकता है तुम्हारे सहारे किसी के घर को असलम और आरिफ मिल जाए, टूटा हुआ घर बस जाए और ये नफरत की दीवारें हमेशा हमेशा के लिए गिर जाए।
चलिए, मंच कृति के 14 दिन की दूसरी प्रस्तुति थी ये शारदा लाल जी की लिखी हुई कहानी राम और तुम कभी न मरना। मंच पर नजर आए शैलेश श्रीवास्तव, अंशु माया, करण खन्ना। बहुत ही खूबसूरत सी कहानी थी, बहुत बड़ा संदेश देती थी और आज के परिप्रेक्ष्य को देखती हुई तो जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन कहानियों की बात जब होती है, संतोष आनंद जी ने कई सालों पहले गीत लिखा था, जिंदगी और कुछ भी मेरी कहानी है। तो पूरी जिंदगी कहानी की तरह चलती है और कहानी के किरदार बदलते रहते हैं, अपना पार्ट पूरा करके चले जाते हैं, दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। जिंदगी एक कहानी है, हर पल इसका रंग है, कभी सूरज के साथ जागती, कभी चांदनी के संग। खुशबू सी है हवाओं में, हर मोड़ पर एक गीत है। जिंदगी एक कहानी है जिसमें सारे गीत